जॉब मार्केट का क्या बनेगा? बड़ा एक फियर और पैनिक है कि एआई जॉब्स को ख़त्म कर देगी, चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। यार तुम चाहते हो कि जो हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं मैं एआई इम्प्लीमेंट करूँ, उनको हम फारिग कर दें? और अगले 5 साल में वो कौन सी स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होंगी? हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो चीफ एआई ऑफिसर रख रही होगी। देखने सुनने वाले हैं वो कैसे सीखें? सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए? आप जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी हो जाए, अगर आपको अपने आप को बेचना नहीं ना आता तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। तो वो क्या 3 काम फौरी तौर पर करें कि वो जल्दी से बरसरे रोजगार हो सकें? तो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करें, आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लिव विद पर्पस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान की यूथ का जो सबसे बड़ा मसला है उसके हल के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। टेक्निकल रिक्रूटमेंट कंपनी टेक टाइटन्स के सीईओ जनाब हसन रज़ा साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, इससे पहले कि हम टेक टाइटन्स के ऊपर बात करें और हम पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात करें, जॉब मार्केट पे बात करें, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने जो पर्सनल जर्नी है लाइफ का, बचपन कैसा था, स्कूलिंग कहाँ से थी, क्वालिफ़िकेशन क्या ली, उसके बारे में हमें अगर क्विकली ब्रीफ कर दें। मेरा जो बचपन है वो लाहौर से ही हूँ मैं, और जो पैदाइश है मेरी वो गुजरांवाला शहर से है। ननियाल मेरा गुजरांवाला से है, तो वहाँ पर सारा टाइम जो है वो गुजरा। फिर स्कूलिंग वहीं से गुजरांवाला से? स्कूलिंग लाहौर से, स्कूलिंग यहाँ लाहौर से है। फिर उसके बाद कैथेड्रल चर्च रोड, वहाँ से मैंने फिर जो है पढ़ा। फिर आई एम ओल्ड रावियन गवर्नमेंट कॉलेज से फिर मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सारा वहाँ से किया। फिर एमबीए सुपीरियर यूनिवर्सिटी से फिर वहाँ से किया। फिर आगे सर्टिफिकेशन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती गई। फिर आगे अल्लाह ताला का करम है वो होता गया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि स्कूल में ना, मैं अभी भी हमेशा मैं अपनी पॉडकास्ट में दोबारा फिर से कहूँगा कि जो मेरी प्रिंसिपल थी उनका नाम अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम है महर अफरोज़ अफरीदी। तो ये आपकी स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल की प्रिंसिपल एक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। तो जो मेरे लिए गेम चेंजर था राशिद भाई वो ये था कि मैं पोलियो विक्टिम, जैसे मैंने आपको बताया बचपन में पोलियो था। तो वो जो प्रिंसिपल थी ना मेरी, वो बहुत ज़्यादा ना मेरे पे नज़र भी रखती थी, बड़ा सपोर्ट भी करती थी। तो मैं अक्सर औकात जो है ना, जो हमारे एनुअल जो इवेंट्स होते थे इस पे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था। अब स्टिल रिमेंबर, हल्का फुल्का सा याद है। तो मैं नहीं कर सकता था, मुझे लगता था कि यार मेरी टांग का प्रॉब्लम है, टांग का इशू है, एक कॉम्प्लेक्स था कि यार नहीं हो सकेगा। तो वो एक दफ़ा क्या हुआ, एक ना मुझे याद है कि स्कूल में ना एक इवेंट था, फंक्शन था, तो उसकी रिहर्सल्स चल रही थी। तो एक सॉन्ग था बड़ा पुराना सा, हाय मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो उसके ऊपर ना वो प्रैक्टिस चल रही थी। तो मुझे मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि तुम इस पे एक्ट करो। अब मैं शर्मा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार क्या, मेरे से तो टांग का प्रॉब्लम है, ये वो नहीं होगा। तो मैंने कहा यार चलो मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ। वो मैंने ट्राई किया तो वो हिट हो गया, मतलब वो अच्छा हो गया। उस पर फिर प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि तुम ना इसमें पार्ट लो, ये सारी चीज़ें करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लाइफ में जब आप में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है, आपको पुश करने वाला, आपको बैकअप करने वाला कि यार जाओ तुम कर सकते हो, कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर होता है, आपने सिर्फ उसको पहचानना होता है। तो मैं आज भी सैल्यूट करता हूँ अपने उस्ताज़ा को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को, कि अगर आज वो मेरे साथ ना खड़े होते तो शायद हम ये पॉडकास्ट ना करे होते। तो ये सब उन्हीं की वजह से है। हसन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्रिंसिपल अगेन? महर अफरोज़ अफरीदी। महर अफरोज़। हम इस लिव विद पर्पस प्लेटफॉर्म से महर अफरोज़ अफरीदी साहबा का और उन तमाम उस्ताज़ा को जो स्टूडेंट्स को जीने का हौसला देते हैं, हमारे जवानों को, और उनको उंगली पकड़ के नाली पार करना नहीं बल्कि थपकी दे के दरिया पार करना सिखाते हैं, उन सब उस्ताज़ा को हम यहाँ पर ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। हसन, क्वालिफ़िकेशन के बाद जब आपने एमबीए कर लिया तो उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आप आए, उसके बारे में बताएं कि प्रोफेशनल लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और ये जर्नी टेक टाइटन तक कैसे एंड अप हुआ? प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुकी हुई थी जब मैं एमबीए में था। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं एमबीए कर रहा था तो उस टाइम ना ये सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, चीज़ें जो थी उस तरह से नहीं थी।
तो यूनिवर्सिटी के जो करियर प्लेसमेंट वाले हैं वो भी उस तरह से नहीं कोशिश कर रहे होते थे हर बंदा कि यार हम अपने एंड पे कर लें। तो मैं जब MBA किया तो मेरे जहन में था यार बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी और जनाब हम जाएंगे और ऐसे टेबल पे ना बेल पड़ी होगी और मैं जाऊंगा बेल दूंगा और बाहर से ऑफिस बॉय आएगा, सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, बादशाह सलामत बताइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले जब मैंने MBA किया तो मैं जब आया मार्केट में तो मुझे मेरे करियर प्लेसमेंट उस टाइम यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा यार सेठी मोटर्स एक है, सेठी मोटर्स, ओके तो वहाँ पर ना एक जॉब है। ओके मैंने कहा अच्छा सेठी मोटर्स में मैंने कभी नहीं सुना था नाम। मैं स्टिल रिमेंबर दैट ये पहली दफ़ा मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए बता रहा हूँ। वहाँ पे खावर साहब सेठी मोटर्स में उन्होंने 2005-4 की बात है ये, बड़ी हेल्प और सपोर्ट की, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं और आज की जो जनरेशन जी है उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि यार अगर लेट्स सपोज सोशल मीडिया नहीं है तो किस तरह से है। तो मुझे करियर प्लेसमेंट वाले ने बोला कि यार सिटी मोटर में ना एक जॉब है, तुम ना वहाँ चले जाओ। तो मैं सिटी मोटर It's during your MBA. It's during my And MBA. what year- Almost what MBA. year it was? 2005 I think that 2005. 2004-2005। तो उस पर वो MBA कंप्लीट होने वाला था। वाकई में लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है तो बंदे को होता है यार जॉब मिल जाए। तो उन्होंने मुझे सिटी मोटर्स भेज दिया। तो जब मैं सिटी मोटर आया तो उन्होंने खावर साहब वेरी नाइस पर्सन, हम्बल डाउन टू अर्थ, अभी भी मेरी अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती है। तो खावर साहब ने कहा कि जी आप, मैंने कहा जी जॉब चाहिए। ये बोले कहा जॉब तो बेटे नहीं है, इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप मिल सकती है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते लेकिन उसके लिए तुम्हें गाड़ी दिखानी पड़ेगी लोगों को। कहा यार लोगों को गाड़ियाँ दिखानी पड़ेंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, MBA किया हुआ है मैंने और लोगों को मैं गाड़ियाँ दिखाऊँगा यार, नहीं नहीं तो ये बड़ा मसला होगा। नहीं नहीं भाई आप जॉब तो ये है, हमारे पास इंटर्नशिप है, आपने करनी है तो करो, महीने का 1500 रुपया 1500 मिलेगा। अब जब उन्होंने 1500 कहा ना, मैंने कहा यार 1500 रुपया तो बड़े पैसे हैं यार। अच्छा उस टाइम आपके पास कुछ भी ना हो और अब जो मेरे फादर है ना उनका ज़रा स्टाइल भी डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि यार पैसे जो है ना वो लिमिटेड होने चाहिए जेब में, मतलब इस तरह से है कि वो समझते हैं, अभी भी उनकी यही साइकी है कि यार घर में सारी चीज़ें ला के दो और जेब में ज़रा पैसा हो तो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ये समझते हैं। तो बहरहाल मुझे पैसे वो मिलते नहीं थे, तो रोज़ के 500 रुपये 300 रुपये उस टाइम पे 10 रुपये मिलते थे। तो जब उन्होंने 1500 कहा ना, मैंने कहा हाँ हाँ सर आई विल डू डैट। तो राशिद भाई हुआ ये कि मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप मिल गया। अब जब इंटर्नशिप मिली स्टार्टिंग के डेज़ में, तो वो जो मेरे साथ टेबल पे बंदा बैठा था वो मुझे कहता था जाओ वहाँ से पानी भर के लाओ, जाओ फ़ोटो कॉपीज़ करके लाओ, जाओ यहाँ से उठो और वहाँ जाओ और उस बंदे को गाड़ी दिखाओ, उठो यहाँ से और जाओ चाय लेके आओ मेरे लिए। अच्छा मैं को यार मैंने MBA किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसका क्या करूँ। लेकिन मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, मैंने इसको करना है, इस पूरे प्रोसेस से गुजरना है। अच्छा खावर साहब जो थे ना वो सब सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व कर रहे होते थे। तो आई स्टिल रिमेंबर APV ऑल पर्पस व्हीकल एक गाड़ी, उसकी ना लॉन्चिंग सेरेमनी थी। तो मैं सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया। तब तक अभी तक मैं HR में नहीं आया, मतलब ये मेरे कोई 3-4 महीने स्ट्रगल के चल रहे थे। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में HR एज अ मेजर्स ले चुके थे, मेजर्स ले चुका हुआ था, लेकिन जॉब्स नहीं थी ना मार्केट में, तो जो था वो था। तो मैं जब आया, ये वैसे भी मेरे ख्याल में स्लम्प वाला टाइम था बिल्कुल। तो APV की जब लॉन्चिंग सेरेमनी थी तो उन्होंने बुलाया सुबह पूरा सिटी मोटर्स। उन्होंने कहा यार बोलो देखो आज APV की लॉन्चिंग सेरेमनी है तो आप लोगों ने जो है ना वो गाड़ी दिखानी है। तो कहा ठीक है ओके। मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कस्टमर सर्विस जो उनकी मैनेजमेंट ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं जनाब डिक्की खोल रहा हूँ, इंजन दिखा रहा हूँ, मैंने असल में ना मैंने फ़ीचर्स और बेनिफिट्स पढ़ लिए थे। तो मैंने वो APV की जब उनको सारी वो कस्टमर्स को दिखा और कुछ बुकिंग्स भी होगी, सारी चीज़ें होगी, तो हाँ वो सब वो सो हैप्पी। उन्होंने कहा यार वाओ यार तुम तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हो और तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो उन्होंने स्टिल रिमेंबर दैट कि सबके सामने खड़े होके ना एक इन्वेलप मुझे दिया और उस इन्वेलप में उस टाइम कोई 4000 रुपीज़ थे और वो और मेरे लिए तालियां भिजवाई। और यकीन माने मैं बाय गॉड सही कह रहा हूँ, मैं रो पड़ा वहाँ पे। तो मैंने कहा 4000 रुपये यार वंडरफुल, क्योंकि एक दिन के अंदर आपको इतने पैसे मिल रहे हों और उस टाइम 4000 रुपये तो बहुत ही, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हसन एप्रिसिएशन और सबके सामने, जो कि सबके सामने आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसको दिल कितना बढ़ा देते हैं। तो वो फिर वहाँ से फिर मैं ये बता रहा हूँ, ये बताने का ये जो सारा वाक़या बताने का मकसद ये है कि देखिए लाइफ में ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं
कि जब आपने कुछ नहीं कहना होता, खामोश रहना होता है। आपने किसी भी किस्म का कोई बदला नहीं लेना होता। आपने पता क्या करना होता है, आपने चुप करके मेहनत करनी होती है, और वक्त आता है आपका बदला भी हो जाता है, आप कामयाब भी हो जाते हैं। फिर लोग आपके लिए तालियां भी बजाते हैं, वही लोग जो आपको कहते हैं आप जब कामयाब नहीं होते कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कहें। अभी भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, जो आप पे तनकीद करता है ना, जो आपको बुरा भला कहता है, खामोश हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टर्न का वेट करें, अपने वक्त का इंतज़ार करें। बाय गॉड, मैं अल्लाह को हाजिर से जान के कहता हूँ, आपका वक्त आएगा, और ऐसा वक्त आएगा कि अगले बंदे को बख्ता पड़ जाएगा। सिर्फ चुप रहें बस। अच्छा, सेठी मोटर्स में आपने स्टार्ट किया अपने प्रोफेशनल करियर का, उसके का कितना अर्सा काम किया और उसके बाद फिर यार वहाँ पे क्या तो मेरे ख्याल career 3 से रहा? 4 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, फिर मैं चला गया। खैर वो लोग उस टाइम रोकना भी चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी फिर इंटर मार्केट नेट एक टेक्सटाइल कंपनी है, अहमद खान साहब जो चीते के CEO हैं, उनके साथ मैंने फिर करियर का स्टार्ट मेरा उन्हीं के साथ था। फिर खैर पेल में चला गया, फिर सिटी स्कूल में भी कुछ अर्सा काम किया, फिर बीच ट्री एच क्रीम बख्श शरियार अहमद बख्श साहब के साथ, फिर जो है वो सर्विस शूज़ में काफ़ी अर्सा काम किया, ट्रीट कॉरपोरेशन में एज ए कंसल्टेंट फिर काम किया, फिर नियो चैनल में रहा। तो इस तरह डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस। फिर आईटी में आ गया। फिर मैंने सोचा यार कि अब आईटी के अलावा ना कहीं नहीं जाना भाई, जो और सुकून आईटी में है। आप कब और कैसे आए? हाँ, टेक टाइटन्स पाकिस्तान जो है वो हमने बनाया। टेक टाइटन्स पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो हमने रखी थी 2019-2020 में मोस्ट प्रॉबली। उसमें फिर हम लोगों ने ये सोचा यार कि गैप क्या है मार्केट में, उस गैप को हम देखते हैं। तो मैंने ये देखा कि एक तो ये कि कॉर्पोरेट और एकेडेमिया का काफ़ी गैप था। हम बड़ी देर से बात कर रहे थे यार कि हम लोग जो है ना कुछ ऐसा करते हैं। असल में ना होता क्या था कि सेशंस हम रख लेते थे यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी तालियां बजती थी, वाह ऑसम, ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रेनर है ये वो। उसके बाद कुछ होता नहीं था। तो फिर हम लोगों ने बडीज़ प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस कराए, फिर हम लोगों ने मेंटोरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए, उससे काफ़ी हेल्प मिलना शुरू होगी। इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से मैं जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बगैर अगर वो हमें सपोर्ट ना करते तो ये टेक टाइटन जो है ना वो ना चलता। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा हसन, यहाँ पर मैं आपको रोक के ना एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए। 2019 में आपने टेक टाइटन्स का आगाज़ किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि वो क्या लम्हा था या क्या वाक़या था जिसने आपका माइंडसेट शिफ्ट किया कि अब मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना है, अब मुझे नौकरी करनी नहीं, लोगों को जॉब्स देनी है। वो क्या मोमेंट था और ये करेज कहाँ से आई, कैसे आई? इसके पीछे कोई वाक़या था या कोई बहुत देर से सोच रहे थे? हाउ इट हैपेंड? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कुछ करना चाह रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप साइड पे या किसी भी और डायरेक्शन में, लेकिन वो जो एक बिगनर्स वाली करेज है ना, वो नहीं दिखा पाते। तो ये इसके पीछे जो सोच थी, जो तहरीक थी, जो मोटिवेशन थी, वो हमसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा, इसमें ये था कि मैं सोच तो बड़ी देर से रहा था कि यार ये मैंने करना है और मैंने अपना बिज़नेस शुरू करना है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन में था। और मैं चाहता था यार जितनी सैलरी मिल रही है ना, कोई मसला नहीं है यार, महीना अच्छा गुजर है ना, कोई मसला नहीं है यार। क्या है यार, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो मुझे क्या भाई, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं है। ये एक टिपिकल जो नौकरी पेशा बंदा है उसकी ये उसकी सोच होती है। तो मेरे दिन में भी यही था। लेकिन जो मेरे फादर हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह माय रोल मॉडल, वो यूके में हैं, और वो अक्सर मुझे कहते थे जब भी आते थे फ़ोन पे भी, यार अपना काम स्टार्ट करो, अपने काम में बरकत होती है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बरकत डालती है, ये करो, सारी चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। उनका एक जुमला हमेशा वो कहते थे यार देखो, बिज़नेस जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ एक कदम है, तुम एक कदम बढ़ाओगे अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा, तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। मैं क्या सोचता था, मैं कहता था यार बच्चों के पैम्पर्स, बच्चों की चीज़ें, बेसिक्स पता नहीं यार कैसे होंगी, मतलब ये सारी चीज़ें किस तरह से होगा। तो फिर एक लम्हा ऐसे आया कोविड में, मैंने कहा यार अब तो जो मर्ज़ी हो जाए, अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने वो स्टेप लिया एक, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और मुश्किल इन द सेंस ये था कि वहाँ पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। 2 से 3 महीने मैंने सोचा यार अब स्टार्ट कर दी है, दोबारा नौकरी शुरू कर लेते हैं, कुछ इस तरह कर लेते हैं। मेरी बेटी, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी बेटी मुझे कहती थी बाबा नौकरी शुरू कर लें। तब हमारे पास 2 गाड़ियाँ थीं, आज हमारे पास मेहरान हैं, तो इशू है क्योंकि वो आपने इन्वेस्टमेंट भी की होती है, सारी चीज़ें उस तरह से। तो मैं उससे कहता था
कुछ टाइम ना तुम सब्र कर लो। तो मेरी जो मिसेज हैं वो उसने बड़ा सपोर्ट किया, वालिदा ने बड़ा सपोर्ट किया। आपको जब भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहें तो ये मत सोचें कोई कि एक वाकया था जो तहरीक बना इस माइंडसेट शिफ्ट में? कोई एक पर्टिकुलर वाकया या वाकया इंसिडेंट? वाकया यही था कि फादर ने फ़ोन करके कहा कि बेटे देख मेरी बात सुन, अपनी कंफर्ट जोन से निकलो और जो है ना अपना बिज़नेस ये स्टार्ट करो। तो मैंने फिर अपनी मिसेस को और अपनी जो बेटी है उसको मैंने कहा, तो मेरी बेटी ने तो कहा हाँ हाँ करना चाहिए, लेकिन देख लें क्या है। मिसेस ने भी कहा कि इस तरह करना चाहिए। लेकिन जब 2 से 3 महीने में हमें थोड़ी मुश्किलात आई, क्योंकि हम लोग तो मतलब 2 गाड़ियाँ थी आपको मिली हुई हैं, पैसे अच्छे वही मिल जो रहे टीथिंग हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं हर हाँ, तो बिजनेस वो स्टार्ट फिर करने उस पे वाले के। फिर उसमें प्रॉब्लम हुआ। तो एक तो ये कि इस तरह से हम चीज़ें जो है ना वो लेके चल रहे थे। लेकिन फिर एक टाइम ये भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक अपना करम रखे। तो जब वो बिज़नेस चल पड़ा, सारी चीज़ें हो गई, तो मेरी बेटी जो थी ना वो बड़ी परेशान थी उस टाइम पे ना। तो फिर मैंने उसे कहा देखो आज हम यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल में हैं, तो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जो चीज़ तुमने ख़रीदनी है तुम ख़रीद सकती हो। अब तुम्हारा बाप इस कंडीशन में है, इस सिचुएशन में है कि मैं तुम्हें ले सकता। तो आज भी मैं अपने फादर को हमेशा हमेशा ये कहता हूँ कि यार अगर वो मुझे ना कहते, ना बताते, तो मैं शायद ये जो एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है ये शुरू नहीं कर सकता। मैं अभी एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा था, हम लोग अक्सर सोचते हैं पैसा, यार फाइनेंस होगा तो बिज़नेस शुरू करूँगा। पैसा ही नहीं होता, हम कहते हैं यार इन्वेस्टर ढूंढता हूँ, ये करता हूँ। भाई पैसा तो एक चीज़ है। द फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ इज़, आपने स्टेप लेना है, आपने शुरू करना है। आप अगर शुरू ही नहीं कर रहे, जिस तरह मैंने 19 साल सिर्फ ये सोच के कि यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरे माइंड में किसी ने बिठा दिया था कि तुम बिजनेस नहीं यार, क्योंकि हम नौकरी करते ना तो हम उसी सर्कल में थे, वो नौकरी वाले, वो क्या बात हो रही है 9 to 5 ऑफिस पॉलिटिक्स है, ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये वो, रात को खबरनामा देखेंगे, हम ये करेंगे, ओके दैट्स इट, ये लाइफ ख़त्म। तो जो ही मैं डिफरेंट सर्कल में आया तो जो मेरा इन्फ्लुएंस था वो चेंज हो गया। वहाँ पर जब मैं आया, लोगों के साथ बैठा, वो सोचने का तरीका चेंज हुआ। वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते थे, देखते थे कि यार इसको हमने इस तरह से करना है। तो भाई पैसा इज़ अ वन फैक्टर। अगर आपने अपना बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले है इनिशिएटिव, वो तो ले लें, अपना होमवर्क तो पूरा कर लें कि क्या मैंने करना है, किस एंड तरह आई से करना बिलीव है। एवरी इनिशिएटिव इज अ गुड इनिशिएटिव। हाँ, ठीक है। इनिशिएटिव लें और हाँ। अगर आप कुछ अर्न नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे ज़रूर। देखिए स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव, अगर आप ज़िंदगी में फेल हो रहे हैं ना, फेल हो रहे हैं, तो उस फेलियर को दिल पे मत लें, ना दिल पे लें। क्योंकि फेलियर पता क्या होता है, फेलियर आपको सिखाता है, आगे बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी मोटिवेशनल सी टॉक होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी में सीखते कब हैं? जब आप ज़िंदगी में फेल होते हैं, गिरते हैं। बंदा उठता कब है? जब वो गिरता है। गिरेगा तो फिर उठेगा ना। तो इसलिए फेलियर को एक फेज़ लें कि यार ठीक है, मैंने यहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं, अब मैंने आगे बढ़ना। लेकिन उस फेलियर से लेसन्स लेके अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाएं, बताएं कि यार देखो ये हुआ था, तुमने इन चीज़ों से बचना है। इट्स योर वे ऑफ गिविंग बैक। अच्छा हसन, आपने टेक टाइटन शुरू कर लिया, तो मुझे बताएं कि शुरू का फेज़ जो है कितना चैलेंजिंग था? पहली कामयाबी या सक्सेसेस कैसे मिलना शुरू हुई? पहले क्लाइंट्स कैसे ऑन बोर्ड किए? शुरू में क्या बिजनेस मॉडल था और अब उसको पिवट करते हुए कहाँ पर खड़े हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मुझे याद है कि कोविड का पीक चल रहा था, तो समझ कुछ नहीं आ रहा था कि यार हम लोगों ने किस तरह से इसको लेके चलना है। कोई स्ट्रेटजी उस तरह से नहीं थी कि यार कैसे क्या करेंगे। तो बस अल्लाह का नाम हम लेके शुरू कर देते थे, दुरूद पाक पढ़ते रहते थे, तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन चलती रहती थी। अभी भी मतलब इसी तरह से ही है। तो अब तो क्लियर, अब तो पास अल्लाह ताला की तरफ से एक मिल गया, क्या इस तरह है। तो स्टार्टिंग में आई स्टिल रिमेंबर दैट कोई क्लाइंट्स उस तरह से नहीं था। तो कोरोना का पीक चल रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो मैं एक जॉब भी कर रहा था। अब अल्लाह के करम से वहाँ पे कोरोना चल रहा था, तो उन्होंने तनख्वाही नहीं दी, 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। यार पता नहीं अब क्या करें। तो मुझे याद है कि एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो IT में, उन्होंने ना कोलैब्स पे ना एक ऑफ़िस अपना लिया, बड़ा महंगा और लैविश ऑफ़िस। तो उन्होंने कहा यार हसन भाई, मैंने ना यहाँ पे ना
रिक्रूटमेंट करनी है, टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है ना, हमने बंदे रखने हैं, हम एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं, हम इस तरह से एक आप हमारे साथ एज ए कंसल्टेंट काम करें। मैंने कहा ठीक है जी, हम एज ए कंसल्टेंट आ जाते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम करेंगे टेक्निकल रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छा मैंने रिक्रूटमेंट तो की हुई थी लेकिन टेक्निकल नहीं की हुई थी। तो मैं जेन ज़ी को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, तो मैंने टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है ना वो जेन ज़ी से सीखी। तो आई डू बिलीव ऑन रिवर्स मेंटोरिंग एज वेल, कि यार जो हमारे बच्चे हैं ना वो भी हमें सिखाते हैं कि यार देखें, ये आजकल जो हमारी जनरेशन है वो टेक से अभी बहुत ज़्यादा है, कुछ एथिक्स के कुछ इश्यूज़ वो वगैरह वो आगे जाके हम ज़रा उस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो मैंने उनसे टेक्निकल रिक्रूटमेंट सीखी, मैंने उनसे सीखा फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, किस तरह की चीज़ें हैं, लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से है। तो वो जब मैं सीख के इस फील्ड में आया तो पहली पोजीशन जो मुझे मिली वो थी iOS डेवलपर, और उस पोजीशन के आई स्टिल रिमेंबर दैट 50,000 रुपये मिले थे एक हफ्ते के। उसके जो मज़ा आया था 50,000 का। फिर वो जो कहते हैं ना वो लत पड़ गई, मैंने कहा यार अब तो मैंने जो है ना रिक्रूटमेंट ही करनी है। तो फिर अल्लाह पाक का करम रहा, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हम करते रहे आगे। एक डेवलपर रखा, 2 3 4 5, फिर कुछ अर्सा मैंने फिर उस कंपनी के साथ एज ए HR मैनेजर भी काम किया। फिर अल्लाह ताला ने बहुत ही करम किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, आगे से आगे 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 चलते गए। फिर पहला प्रोजेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 14 क्लाइंट्स। आप लिंक्डइन पे हमारी प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, हम उनके साथ एज ए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर रहे हैं। 14 clients means there are 14 tech companies जिनके लिए आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट टेक है, नॉन टेक भी है, उसके अंदर हम उनके साथ भी जो है ना वो काम करें। हम सिर्फ खाली रिक्रूटमेंट नहीं करते, हम एम्प्लॉयड ब्रांडिंग का उनका जो पार्ट है वो भी देखते हैं। CEOs की जो कोचिंग है वो भी मैं पर्टिकुलरली जाके वहाँ पे उनकी करता हूँ। फिर हम ट्रेनिंग का पार्ट है, जो हमारे IT के लोग जो हैं वो अक्सर चप्पल पहन कर आ जाते हैं, ट्राउज़र, T-शर्ट और ये सारी चीज़ें, तो हम उनको भी थोड़ा सा गाइड करते हैं कि यार मेरा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। फिर देखिए फिर आप जैसे भाई जो है वो भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। जैसे आपका कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हम उनको कहते हैं कि आप भी आइए, मिलके हम कोलैबोरेट करके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर काम करते हैं। तो वो डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए तो चीज़ें चल रही हैं। टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है वो दूसरी रिक्रूटमेंट से कितनी और किस तरह डिफरेंट है, और ये AI से किस तरह इम्पैक्ट होने जा रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो सिंपल रिक्रूटमेंट है ना, जैसे हम कोई भी बंदा जब रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिटेल की अगर हम बात कर लें तो रिटेल में हम रख लेते हैं यार हमें कंट्री हेड चाहिए, किसी भी स्टोर का हमें स्टोर मैनेजर, किसी भी रिटेल का शॉप मैनेजर चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो तो नॉन टेक्निकल हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस पे अगर आपने हायरिंग करनी है, टेक्निकल आपने रिक्रूटमेंट करनी है, तो आपको पहले जिस तरह हम किसी भी बिज़नेस में हायरिंग करते हैं तो हमें पहले उसके डायनामिक्स को समझना है। तो IT में जो आपका जो प्रोडक्ट है वो है ही आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पहले आपने उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लाइफ साइकिल को समझना है कि यार वो किस तरह से बनता है, क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट फेज़ क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फिर आपने सारी चीज़ें देखनी है कि यार टेक्निकल रिक्रूटमेंट अगर मैंने करनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस कंट्री के लिए मैं कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, वहाँ पर जाके मैंने क्या देखने, लॉज क्या है, अगर मैं UK में कर रहा हूँ किस तरह से होगा, अगर मैं लेट्स सपोज मीना रीजन में कर रहा हूँ तो वो किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही होंगी। तो हम लोग ना सर्टिफाइड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल की एक सर्टिफिकेशन भी कराते हैं। अब उस सर्टिफिकेशन के थ्रू हम लोगों को ये भी सिखाते हैं, जो हमारे यहाँ पर फॉलोअर्स भी देख रहे होंगे आपके, मैं बताना चाहूँगा कि फाइवर और अपवर्क के थ्रू भी आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। कि यार फाइवर के थ्रू मैं पैसे कमा, हम लोग सोचते हैं कॉर्पोरेट वाले ना कि ओहो हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, हम क्या करें, इस तरह से है। इतने अच्छे टूल्स हमें मिले हैं ना, लेकिन हमारा ध्यान ही कभी नहीं जाता। लिंक्डइन इज अ वंडरफुल, इस टूल पे मैं खास तौर पे हाँ, आपसे मैं बात उसी पे करूंगा, करूँगा। स्पेशलिटी है। लिंक्डइन, फाइवर और अपवर, हम अक्सर ये सारे प्रोफेशनल्स कहते हैं यार हम 9 to 5 जॉब करते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए मस्ट है। इदारों पे ना रहना, इदारे कभी भी चाहे ना वो आपको कह सकते हैं बाय, फिर मिलेंगे अगली ज़िंदगी में। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम आपका मस्ट है, मस्ट है। अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। फाइवर से आप जाके अपने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे लगा सकते हैं सारी चीज़ें। अब जिस तरह हमारे HR प्रोफेशनल्स हैं
मुझे एक जनरेशन जी के बच्चे ने आके बताया कि जी वहाँ पर आप पॉलिसीज़, HR मैनुअल्स और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डाल सकते हैं, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। तो हमने वहाँ से भी प्रोजेक्ट्स जो है ना वो वहाँ से लिए, फाइबर से, अपवर्क से, और फिर लिंक्डइन पे भी जो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आपका ध्यान किस तरफ है और आपकी प्रायोरिटी किस तरफ है वो डिसाइड करती है कि यार आपने जो है ना एक्चुअली में करना क्या है और आपने जाना क्या। आप चाहते हैं कि आप अच्छा खाना खाएं, खा लें, लगा लें 40-50 हज़ार रुपया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अच्छा खाना नहीं खिला रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे मेंटोर ने दी। उन्होंने कहा यार तुम्हारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। कहते वो 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन देता है कि अपग्रेड आता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। कहते सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इस तरह हमारे नॉलेज का जो है ना वो अपडेट है। आप देखते होंगे अक्सर वो बुक रीडिंग से आएगा, बिल्कुल बुक रीडिंग से आएगा, कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने से अच्छे आएगा। लोग अच्छा कंटेंट देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें। अपने अपने मी टाइम भी आपका होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर ज़िंदगी में स्क्रीन फ्री टाइम, या फिर ज़िंदगी में एक अच्छा मेंटोर ले लें, उस्ताद ले लें, चाहे वो आपका रिलेटिव है, ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी है, वो आप ले लें और उसको देखें। लेकिन वो लें जिसकी वैल्यूज़ बेहतरीन हो, जो वाकई मेंटोर हो, मेंटोर के मयार पे पूरा उतरता हो, मतलब उस्ताद हो। वो वाला उस्ताद ना हो हाँ हाँ ये बड़ा उस्ताद है, वो वाला उस्ताद नहीं होना चाहिए। तो आई मीन इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ऐसे ना आप टेक टाइटन्स के प्लेटफॉर्म से टेक्निकल रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उसके लिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी आपने डेवलप कर रखा है, कोई ऐप या कुछ ऐसा टूल जिस पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे आपके पास प्रोजेक्ट आता है, रिक्वायरमेंट आती है, आप उसको एडवर्टाइज करते हैं और आप सिलेक्शन करके ऑन बोर्ड करा देते हैं? व्हाट इज़ द मॉडल लाइक? अच्छा, अभी तो हम कोई एप्लीकेशन अभी तो हमारी नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर जा रहे हैं। हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करें हैं और आपको जैसे हमने बताया कि हम एक नेटवर्किंग ऐप जो है ना वो भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा ऑल ओवर द पाकिस्तान जैसे टेक टाइटन्स का आपको बताया कि हम काफ़ी मीटअप्स भी कर चुके हैं। तो एक तो नेटवर्किंग ऐप, वी आर वर्किंग ऑन इट, नेटवर्किंग ऐप हम बना रहे हैं। दूसरा जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम लोग एक ऐप लॉन्च करें अनकरीब, जो कि आप टेक टाइटन्स के पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से देख रहे होंगे। तीसरा चीज़ हमारी जो भी वेबसाइट है इट्स ऑपरेशनल, वो भी चल रही है, तो उसके ऊपर भी जो स्टूडेंट्स आना चाहें वो कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है जो आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमसे करियर काउंसलिंग के लिए आना चाहें, हमें अप्रोच करना चाहें, वो अप्रोच कर सकते हैं। हम उनकी फ्री काउंसलिंग सेशंस जो है ना हम उनके साथ रखते हैं, 1-on-1 सेशंस भी रखते हैं। लोग उसमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारा डायलेमा ये भी है राशिद साहब, वो ये है कि लोग जो है ना वो कहेंगे कि यार हम अच्छा खाना खा लें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन वो फ्री सेशंस जब होगा ना तो फिर वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि यूथ को हमें ना इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारा। मतलब वैल्यू ड्रिवन नहीं है हमारे बच्चे शायद। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम पिछले सवाल में भी जिक्र हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब मुझे ये बताइए कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब तक थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको किस तरह से चेंज करने वाली है, नंबर 1। और इसी सवाल का दूसरा रुख ये है कि जॉब मार्केट का क्या बनेगा। बड़ा एक फियर और पैनिक है कि एआई जॉब्स को ख़त्म कर देगी, चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, प्रोग्रामर्स और जो कोडर्स हैं, कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं, उनकी जॉब्स भी जो हैं वो एआई ले लेगी। तो एक पैनिक सिचुएशन भी हम देखते हैं। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। एक तो एचआरएम को कैसे एआई चेंज कर रही है कि ऐसे टूल्स आ चुके हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रिक्रूटमेंट का काम कर देते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर, ऐसा हो रहा है। और उसमें फिर आप अपनी टेक टाइटन्स का क्या फ्यूचर देखते हैं, किन चीज़ों को आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है टेक्निकल रिक्रूटर्स को, और जो जॉब्स लेना चाहते हैं उनको क्या मज़ीद सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले तो जो एआई है, एआई का मैं आपको ये बता दूं कि एआई को आपको सीखना पड़ेगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, एआई के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जॉब्स आपकी कहीं नहीं जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने एआई सीख लिया है, अगर आपने एआई नहीं सीखा, अच्छा एआई का खाली मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी
हम ये सोचते हैं कि यार चैट जीपीटी है, तो ये और डिफरेंट टूल्स हैं जो कि वो आ रहे हैं, उस तरह से हमें करना पड़ेगा। एआई को आप अच्छा सीखें, एआई का इस्तेमाल करें, आपकी जॉब पक्की की पक्की लगी रहेगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वी हैव टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स, हमें उस हिसाब से जो है ना चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप हो जाएंगे। अब मसला क्या है, मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा और बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियो। एक सीईओ के पास चला गया मैं अभी रिसेंट पास्ट में, एआई का वाक़या बिल्कुल सच्चा। तो मैं सीईओ के पास गया, तो एक अच्छी टेक्सटाइल, बड़ी टेक्सटाइल, तो सीईओ को मैंने कहा कि जी इस तरह से हमें ना एआई का दौर है, एआई के हमें टूल्स लाने पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट सिस्टम और HRIS और पे रोल हमें जो है ना वो लाना पड़ेगा, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सीईओ साहब ज़रा काफ़ी एजेड होने का, यार हसन रज़ा तू तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। मैंने कहा इनको मैंने क्या कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा कि एआई इम्प्लीमेंट करना है तो हमें लेटेस्ट टूल्स लाने हैं। यार तुम चाहते हो कि जो हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं मैं एआई इम्प्लीमेंट करूँ, उनको हम फारिग कर दें? यार हसन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैंने कहा यार मैं इनको यार क्या कहूँ। मैंने कहा देखें सर, मसला ये है, एआई का मतलब ये नहीं है कि ये बेचारे चले जाएंगे, ये इधर ही रहेंगे, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेड हो जाएगी, आपको वो टूल्स लाने ही पड़ेंगे। मैंने कहा आपको याद है ना कि वो आपका जो HR का बंदा था वो 1 साल में 2 दफ़ा करप्शन करके चला गया, अल्लाह माफ़ी दे को, पे रोल वाला जो बंदा था, क्योंकि सिस्टम तो था नहीं। तो एक ऐसे बंदे को सैलरी जा रही थी जो एग्जिस्ट नहीं करता था, गोस्ट एम्प्लॉय था। हाँ हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा उसके लिए सिस्टम तो चाहिए ना आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी एक कॉस्ट है। तो लोगों के जहन में जो एजेड हैं मतलब थोड़ा सा उनके जहन में ये है कि यार एआई जो है ना वो आएगा तो ये जो ह्यूमन टच है, जो मेरे बंदे हैं, इनकी जॉब्स फारिग हो जाएगी। हालांकि उनको बता दूं कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और आप जो है बेहतरीन चीज़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। एक्चुअली में वो कॉस्ट बेयर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। देखें टूल्स आ रहा है ना, डेफिनेटली टूल की कॉस्ट है, वो टूल लगाने की, इम्प्लीमेंट करने की, उसको इंस्टॉलेशन की, देयर इज़ अ कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट है। लेकिन हम सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म कि यार ये कॉस्ट आएगी तो मुझे इतने पैसे पड़ेंगे, ये होगा। हम लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से इदारों में करप्शन, सिस्टम ना होने की वजह से इदारों में फेवरेटिज्म, ऑफिस पॉलिटिक्स और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। जहाँ भी आपने ट्रांसपेरेंसी लानी है, करप्शन का ख़त्म करना है या चीज़ों को स्केल करना है, हाँ। आप टेक के बगैर नहीं कर सकते। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो फिर मैंने सकता। सीईओ साहब से और ज़रा इसको डिग डाउन किया। मैंने कहा अच्छा ये क्यों कहते यार वो जो मेरे 4-5 लोग हैं ना वो कहते हैं हमने कोई सिस्टम नहीं इंप्लीमेंट होने देना यहाँ पे ना। सर जी तुसी सिस्टम इंप्लीमेंट किया तो हमारी जॉब्स गई तो हम चले जाएंगे। अब मुझे समझ आ गई कि यार वो इन्फ्लुएंस ये है कि वो कह रहे हैं यार कि मैं तो कर रहा हूँ ना ये चीज़ें इस तरह से, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सिस्टम आया तो ये इस तरह हो जाएगा। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, CEOs या बाकी लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट टूल्स, लेटेस्ट चीज़ें जो हैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, अडॉप्ट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर करने की बजाय उसको अडॉप्ट करें, आप नहीं करेंगे तो फिर नोकिया वाला हिसाब हो जाएगा आपका। फिर आप बैठ के एग्जांपल्स दे रहे होंगे कि यार ये ऐसे हुआ, हमारे साथ ये हुआ, फलां हुआ। तो अच्छी बात नहीं है कि अगर आप अपने आप को भी चेंज कर लें। मैं ये तो नहीं कहता कि आप एक ही दफ़ा इतनी कॉस्ट लगा लें यार, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, आपको इस चीज़ों की तरफ आना ही पड़ेगा। अच्छा हसन, आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बड़ा अहम सवाल देखने वालों के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप पिछले 5 साल से टेक्निकल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज़ गाइड कीजिए हमें और सुनने वालों को कि अभी इस वक्त कौन सी स्किल्स हैं जो इन डिमांड हैं और अगले 5 साल में वो कौन सी स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होंगी, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वो साथ साथ उन स्किल्स पे फोकस करें। बिल्कुल सही। अच्छा राय साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि AI का, जिस तरह भी हमने पहले भी बात की कि AI का इस टाइम जो है ना वो दौर है भाई। AI जो है ना उसके बगैर गुजारा आपका नहीं है। आने वाले टाइम में ये आप बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, चीफ AI ऑफिसर।
हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी तो कुछ आईटी की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एआई डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किए हैं और चीफ एआई ऑफिसर भी रखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप आगे जाके देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो चीफ एआई ऑफिसर रख रही होगी, क्योंकि हर इदारा चाहता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, अच्छे अच्छे टूल्स आएँ, बेहतरीन टूल्स आएँ, लोग जो हैं वहाँ पर काम करें, इदारा जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर हो। तो सबसे पहले भाई एआई को सीख लें, एआई की सर्टिफिकेशन कर लें। अगर कोई डिग्री एआई में होती है ग्लोबली और लोकली, तो प्लीज़ 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 उसको ज़रूर करें। 2 चीज़ों पे काम करना है, स्किल्स पे भी काम करना है और डिग्री पे भी काम करना है। तो सबसे पहले जो मैंने जिस तरह बताया कि एआई, इस पे फोकस करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि देखें यहाँ पे आजकल जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो ये समझते हैं यार कि हम जो है ना घर बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकती और हमने क्या करना है। तो भाई एक रेहान अल्लाह वाला जो हमारे बड़े अच्छे साहब हैं वो अक्सर बात करते हैं कैनवा। भाई कैनवा से आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। आप डिज़ाइंस बनाइए, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ पर डिज़ाइन बना के आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। तो भाई कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है, वो जाइए, वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वैसे तो आप खाने खा लेते हैं ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, लाहौर के हर रेस्टोरेंट का नाम याद होगा, लेकिन फ्री कोई सर्टिफिकेशन या इस तरह से चीज़ें हैं वो शायद हम उस तरह से अवेलेबल समझते हैं कि नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे आप बेइंतहा चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाके कैनवा जो है वो सीख सकते हैं और अपनी सर्विसेज जो है ना वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन पे नहीं हैं तो आप पैसे नहीं कमा सकते, आप जॉब्स हासिल नहीं कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को बेहतर नहीं कर सकते हो और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास नहीं है। तो जो रेलेवेंट आपका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप आएँ और वहाँ पर वैसे ही प्रोफाइल जो है ना आपने जो है ना बनानी है। फिर आगे मैं बता मैं वही करूँ, मैं आप बता रहा हूँ। उसी तरह हमारे को कंटेंट राइटर्स का अक्सर हम कहते हैं कि यार चैट जीपीटी आ गया भाई, ओहो कंटेंट राइटर्स की जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, देखें कंटेंट राइटर्स की ज़िंदगी आसान हुई है, जिस तरह आपने भी बताया। चैट जीपीटी से जॉब नहीं गई है भाई उनकी, ऐसा नहीं। आप जाके भी चेक कीजिए फाइवर पे, अपवर्क पे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे यार हमें चैट जीपीटी वाला कंटेंट राइटर नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जो एक्चुअल में कंटेंट राइटर है। तो प्लीज़ अगर आप ये अच्छा लिखते हैं और आप समझते हैं कि आप एज ए गुड कंटेंट राइटर जो है वो आप मार्केट में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर भी काम कीजिए और आइए और अपनी मार्केट में जगह जो है ना वो बनाइए। चैट जीपीटी आपकी हेल्प और आपको सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, एक और जो जिस तरह अभी हमारे जो लोग हैं, अभी बच्चे हमें देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स, वो कहेंगे यार देखो ना अभी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ, मैं जो हूँ डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, आज आप सोच रहे हैं कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंसेस कर लूँ, मैं जी ये कर लूँ, 5 साल के बाद क्या होने वाला है आपको क्या बता, कैसे बता? 5 साल के बाद वो डिग्री की रिक्वायरमेंट ही ना हो, फिर आप क्या करें? अच्छा, फिर आप सोच रहे हो मैं काश एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाता, काश मैं मैकेट्रॉनिक्स कर लेता, कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेता। तो प्लीज़ उन ट्रेंड्स को भी देखिए कि वो ट्रेंड्स कौन से हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो क्या होनी है। ये ना हो कि आप जो चीज़ अभी कर रहे हो वो वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट हो जाएं। फिर एक चीज़, अपना इंटरेस्ट भी देखें कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ। पुप्पो को बेटे को देखकर, चाचू की बेटी को देखकर वो ना करें जो वो करना चाहते हैं, वो करें जो आपका दिल
करना मेरे चाहता ख्याल है। में सेल्फ रियलाइजेशन हर दौर में ही ज़रूरी रही है, लेकिन इस दौर की ये सबसे बुनियादी ज़रूरत यस है, यस यस, क्योंकि बहुत सारा काम तो आपका मशीनें और टेक्नोलॉजी कर देगी, एग्रीड। लेकिन अगर आपको अपने मिजाज का पता है, अपने एप्टीट्यूड का पता है कि क्या करना आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें एक्सेल ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और नेचुरली कर सकते हैं, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, हमने हसन बात की कोर टेक्निकल स्किल्स की, कंप्यूटर स्किल्स की, कंप्यूटर साइंस की के ऊपर बात की, लेकिन सब लोग जो हैं वो ये स्किल्स नहीं ले पाते, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पहुंचते, मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं फैमिलीज़ के। तो उसके बाद फिर कौन सी दूसरी हार्ड स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं जो कम पढ़े लिखे या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ के ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पहुंच पाए, वो क्या स्किल्स ले सकते हैं जो इन डिमांड हैं? बिल्कुल, अच्छा ये अच्छा कि आपने पॉइंट याद करा दिया, अब इस पे हम बात भी करना चाह रहे थे। देखिए जैसे कि मैंने ज़िक्र मैं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मैंने एक रिसर्च की कि यार अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और अगर एक बंदा है उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। तो मैंने देखा कि यार ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड्स किन की है, प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की, ब्लू कॉलर्स जो हैं उन लोगों की। अच्छा उस पर कोई डिग्री नहीं है, उस पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, अल्लाह के हुक्म से कोई कुछ नहीं करा रहा। पाकिस्तान में भी कोई कुछ नहीं करा रहा, मेरा ख्याल है कराएं, लेकिन ये VTI आई थिंक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस तरह की चीज़ें, TTI वगैरह ये लोग काम करें, गवर्नमेंट अपने लेवल पे अच्छा काम करिए, लेकिन हम कुछ उस तरह से उनको सिखा नहीं रहे। लेकिन वो यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उस तरह से उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, रिकग्निशन नहीं हो पा रही है, बाई डिमांड है। आप देखिए सऊदी अरेबिया में मीना रीजन की अगर आप बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो हमारा वहाँ पर जो लोग कमा रहे होंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कई ऐसे बड़े हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सके, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन थे, वो प्लम्बर थे, वो कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन उन्होंने बाहर जाके आउट ऑफ द कंट्री जाके बच्चों के लिए रिस्क कमाया, परदेश काटा, लेकिन उस सिर्फ एक स्किल्स की वजह से कि उनके पास वो तो नहीं था, मतलब कि उनकी डिग्री तो नहीं थी। तो मैं ये लोग जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास हुनर तो है ना, वो हुनर आपके काम आएगा, और वो हुनर ये है स्किल जरूर सीखें, आपकी चाहे वो skill- कोई हाँ, बिल्कुल, कंप्यूटर से बिल्कुल, रिलेटेड हो, AI से बिल्कुल। रिलेटेड हो, या कोई Exactly. ब्लू कॉलर सर्विसेज की स्किल हो, ब्लू अब कॉलर। अब ये देखें ना, ब्लू कॉलर में आप बहुत आगे चले जाते हैं। जैसे हमारे कई दफ़ा ये देखें फैशन डिज़ाइनर्स जो हमारे, जिनको हम अक्सर कहते हैं कि यार वो लोग भी काम कर, बेचारे ये जो दर्जी वगैरह हैं ये लोग भी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं यार, बाहर इनकी बड़ी डिमांड है। मैं स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड दैट वाज कि यार हम लोगों ने कुवैत में ना एक बुटीक प्लान किया हुआ है, तो हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए ना जो वहाँ पे हो। वो कह रहे हैं मैं उनको वीज़ा देने को भी तैयार हूँ, मैं उनको एकोमोडेशन देने को भी तैयार हूँ, उनको पैसे वैसे सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ से जो है ना वो देखिए क्या हो सकता है। फिर देखें कई दफ़ा हमारे जो हेयर ड्रेसर हैं दे सुपर टैलेंटेड, और वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं बाहर, जहाँ पे वो अपने सैलून में काम करते हैं, उनकी बड़ी डिमांड है यार, वहाँ पर जाके जो है वो बड़े अच्छे बेसिक पैसे ये कि कमाते स्किल हैं। आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी मार्केट देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको अच्छा मुआवजा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा हसन, हमने टेक्निकल स्किल्स की बात की, हमने जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उन स्किल्स की बात की, लेकिन कुछ स्किल्स हैं जो इन दोनों के साथ बहुत ज़रूरी हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीम बिल्डिंग है, या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो कैसे सीखें? सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए? देखिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना ये टॉप पर है। आपको अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और समझना, ये आना चाहिए यार। बहुत सारी बातों को आपने जवाब नहीं देना होता, बहुत सारी बातें आपने सुननी होती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। तो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे यहाँ होता क्या है, हम क्लोज सर्कल में तो बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार ये दोस्तों की महफिल है, ठीक है, लेकिन जो ही हमें 50 बंदे के सामने, 20 बंदे के सामने खड़ा कर दिया जाता है तो हमसे बोला नहीं जाता, या क्लाइंट के सामने खड़ा कर दिया जाता है, हमसे बोला नहीं जाता। इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ, इंटरव्यू देने जाता हूँ या जाती हूँ, बोला नहीं जाता। क्या करें, क्या करें, ये सारी जगह यही सवाल होता है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये है कि आप प्रैक्टिस करें,
प्रैक्टिस जो है ना वो आपको परफेक्ट बनाएगी। कम्युनिकेशन आप अंग्रेज़ी जैसी भी आती है बोलने से आएगी, बोलने गलत से आएगी, बोलेंगे मसला आज नहीं। तो कल सही बोलेंगे। कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो आप बोलेंगे ना अंग्रेज़ी तो आपके लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, उड़ाने दे मजाक उनको, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, उनको कुछ नहीं कहना। जो आपकी गलत अंग्रेज़ी पे आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं, आपको टैग करते हैं गलत अंग्रेज़ी पे, सिर्फ अपने काम पे लगे रहें। एक दिन आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे, अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे, अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, आपकी ही वीडियो जो है ना वो अपने रिश्तेदारों को दिखा रहे होंगे और फिर कह रहे होंगे ओहो यार मैं तो इसका मजाक उड़ाता था या मजाक उड़ाती थी, आज ये कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए चुप करके मेहनत करें और अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं। वो कम्युनिकेटर आप बनेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी वीडियोस देखेंगे, अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे मिलेंगे, अच्छी ट्रेनिंग्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं, राशिद साहब भी ट्रेनिंग्स कराते हैं, इनसे भी आप हेल्प और सपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग भी हैं, बाकी डिफरेंट इदारे जो हैं वो ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो आपने करनी। अच्छा, ये हम सोचते हैं मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ जी, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ जी, मैं तो जी बस मैं बोलता नहीं हूँ जी, मैं तो बड़ा खामोश तबीयत हूँ। भाई देखें, अगर आप सीईओ बन गए हैं और अगर आपने एक अच्छे इदारे में जॉब लेनी है तो आपको सेल करना पड़ेगा अपने आप को। सेलिंग स्किल्स जो हम उस पर मिस कर गए, सेलिंग स्किल्स भी टॉप प्रायोरिटी हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी हो जाए, अगर आपको अपने आप को बेचना नहीं ना आता तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन आपको हेल्प और सपोर्ट करती है कि आप अपने आप को बेचें, अपने आप को अच्छी तरह सेल करें और एक अच्छी पोजीशन पर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन। दूसरी आई थिंक देखें यहाँ पर ना हमारे यहाँ जो है ना नेटवर्किंग, जो पीआर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर ही कह रहे होते हैं कि यार देखो मेरा ये काम नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। पाकिस्तान में ना देयर इज़ अ वन कल्चर, आई थिंक एशिया में इट्स अ भाई भाई कल्चर। आपने मुझे कोई काम प्यार से कहा है ना तो वाह यार मैं करूँगा यार, ऐसे करूँगा। लेकिन जो ही फॉर्मल तरीके से आएंगे, उन्हें कम करा के दिखा दो इससे, अब मैं तो ये नहीं करा सकता। तो एक यू हैव टू वर्क ऑन योर नेटवर्किंग स्किल्स कि आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं वो बेहतर होनी है। नेटवर्किंग स्किल्स हाल ये नहीं है कि आप इवेंट्स पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, आप अपनी लिंक्डइन पे नेटवर्किंग बेहतर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। फिर जब आप इवेंट्स हो रहे हो उस इवेंट्स पे जाइए। पहले तो नहीं, शुरू में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि यार मैं कैसे लोगों से मिलूं, मैं तो इस तरह से इंट्रोवर्ट हूँ, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मैं कैसे, मुझे तो अल्फाज का नहीं पता चलता कि मैं कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलूँ, कैसे करूँ, तो ये तो मेरे लिए मुश्किल है। कोई मसला नहीं है, आप जाना शुरू करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद ही सीख लेंगे। लेकिन नेटवर्किंग जो है ना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा हसन, आप कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर भी हैं और पीआर और नेटवर्किंग के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका पीआर और नेटवर्किंग का मंत्रा क्या है? किस तरह से हमारे जो यूथ है वो किस तरह से, जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो तो अभी नहीं निकले ना यूनिवर्सिटी से बाहर, वो अपनी पीआर और नेटवर्किंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? और एक हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर का क्या रोल होता है और व्हाट इज़ द पाथ टुवर्ड्स दैट? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का फ़र्स्ट कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पाकिस्तान में यही कहते हैं। मैं जब भी किसी कॉर्पोरेट इवेंट पे जाता हूँ तो लोग इसी नाम से और इसी टाइटल से पहचानते हैं, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो दूसरे मैं आपको ये बता दूं कि देखें मेरा मंत्र क्या है जो पीआर नेटवर्किंग का है। मेरा मंत्र ये है कि मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं ना, मैं उनको प्रमोट करता हूँ। मैं अपनी प्रमोशन नहीं करता, मैं उनको प्रमोट करता हूँ। मेरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मैं हमेशा उनको प्रमोट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार कि ये अब इनकी टर्न है, ये जनरेशन जी है, ये इनको प्रमोट करो। तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो भी आपके साथ जुड़ते हैं, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको पता चलता है कि यार ये इस तरह से चीज़ें हैं। तो वो मेरा तो इस तरह है, मैं उनको प्रमोट करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें उस तरह से करते रहता हूँ। जो अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ये समझना है कि यार अगर मैंने कॉर्पोरेट में रहना है और मैंने बिज़नेस या जॉब शुरू करनी है तो हमें किसी ऐसे बंदे को रोल मॉडल बनाना है जो कॉर्पोरेट का रोल मॉडल है, उसकी तरफ जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सलीम गोरी साहब इज़ वन ऑफ द
बेस्ट एग्जांपल उस्मान आसिफ है, डेफ सिंह से वो हैं, पैकेजेस से जो हमारे बाबर साहब हैं, वो आई थिंक इट्स अ रियल टाइम एग्जांपल वहाँ पे हैं। और बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट के हीरोज़ हैं जो यहाँ पर अच्छा काम करें। मैं तो खैर मशहूर हो गया तो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर उन्होंने बना दिया, लेकिन मेरे से बहुत ऊपर लोग हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छा काम जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम फैमिली व्लॉगर्स को देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ वो कंटेंट भी आप देखें, करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट में रहना है तो आप कॉर्पोरेट के लोगों को देखिए सक्सेस स्टोरी कि यार क्या है। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारी पाकिस्तान की, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि यार किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर थी और क्या है। तो जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप अपनी पीआर और नेटवर्किंग स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट का कंटेंट देखें, इस तरफ आइए, आप लोगों से मिलें, सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं हमारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस की वो देखें कि यार कौन कौन सी है, किस तरह लोगों ने स्ट्रगल करके। अब सलीम गोरी साहब की एक बड़ी अच्छी बुक है सब मुमकिन है, उस पर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रगलिंग फेज सारा उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से। अब मैं किसी अपने स्टूडेंट से पूछ लूँगा ना हमारे से, वो उसको फलां भी लोगों को जानता होगा, क्या तुमने सलीम गोरी साहब की बुक पढ़ी? नहीं हसन भाई, मैं प्रायोरिटीज़ की बात है, प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। फिर हम जॉब्स किसे लें? आपको फलां व्लॉगर ने जॉब तो नहीं देनी, फलां ने व्लॉगर, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट बिल्कुल वो नहीं है, मैं मतलब वो अपना सारा देख लूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर कर लेंगे तो फिर आपकी तरफ चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाएंगी। ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में रहें, पीआर और नेटवर्किंग आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप सीईओ हैं तो फिर आपकी कंपनी स्टक हो जाएगी। अब आप देखिए बड़े बड़े नाम, जब भी आप सलीम गोरी साहब का नाम लेते हैं तो नेटसुल, उस्मान आसिफ का नाम लेते हैं तो डेफ सिंह आता है आपके जहन में। इस तरह जब आप आरबी सॉफ्ट का नाम लेते हैं तो यासिर बशीर इस तरह आता है। इस तरह आप लम्स का आप नाम लें तो बड़े बड़े नाम आपके जहन में आएगा। मतलब किस तरह से है, पेल का आप नाम ले लें, मियाँ नसीम सहगल साहब, मुराद सहगल साहब, आई मीन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। तो कंट्रीब्यूशन भी और अपना नाम भी, हाँ, और फिर सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है वो भी उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी वो की है। मैं ये नहीं कहता कि आप और पॉजिटिव आप, मैं नहीं कहता हर दफ़ा आप सोशल मीडिया पे नजर आए, ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो कैलकुलेटेड नजर आए यार आप, लेकिन आप आए तो सही ना, जो और पॉजिटिव हो आपका बिल्कुल, जो अपीयरेंस है। अच्छा हसन, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन। मैं चाहूँगा कि आप एक 3 स्टेप गाइड हमारे देखने सुनने वालों के लिए, जो फ़र्ज़ करें कि इस वक्त जॉब की तलाश में हैं, तो वो क्या 3 काम फौरी तौर पर करें कि वो जल्दी से बरसरे रोज़गार हो सकें? सबसे पहले तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएं अल्लाह ताला के साथ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें, रिलैक्स रहें, अपने दिमाग को ठंडा रखें। जंग लगनी थी, लग गई, आगे भी होगी, होना है, सारी चीज़ें होंगी, हमने इसी सिचुएशन में रहना है। तो लिव विद द मोमेंट, एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं लाइफ में, कोई ना कोई इनिशिएटिव ले लें। हम सोचते बहुत हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, फलां होगा, तो एक तो ये, इसको देख लें। थर्ड, लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस को बेहतर कर लें। मैं हर जगह जाके लिंक्डइन का क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि लिंक्डइन जो है वो एक गिफ्ट है। मुझे अभी भी याद है, स्टिल रिमेंबर, इजाज़ निसार साहब जो सीओ क्लब के हैं, तो एक दफ़ा उनसे किसी ने पूछा ना कि आपके लिए दुनिया में क्या गिफ्ट है। उनकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है, अभी उन्होंने पिछले दिनों कहा भी था अपनी उस वीडियो में, उन्होंने कहा यार लिंक्डइन मेरे लिए जो है ना वो एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा यार लिंक्डइन से मैंने जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं ना वो अभी तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म से नहीं ली। तो इजाज़ निसार साहब को ये आई थिंक इट्स क्रेडिट कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें लिंक्डइन पे, माशाल्लाह उनके भी काफ़ी फॉलोवर्स हैं, तो प्रेजेंस वहाँ पर भी बेहतर कर लें, ये चीज़ें हो जाएँ। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा, हमेशा सीखते रहें, कॉन्टीन्यूटी रखें, कंसिस्टेंट रहें। लोग आपको ढीठ बोलने दें। लोग आपको ये कहें कि तुम ढीठ हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते, एक स्टेप ले लिया, कंसिस्टेंट रहें। आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ये आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर, मैंने उनसे सीखा। वो मुझे कह रहे थे एक शुरू कर दो,
क्योंकि मैं शुरू नहीं करता था। फिर वो कहते थे कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी से ना वो बेहतरी जो है ना वो हो सकती है। पांचवी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हर महीने, 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कोई सर्टिफिकेशन कर लें। कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोई भी है, चाहे वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, कर लें। एक चीज़ ना सीखें, मल्टीपल चीज़ों को सीखें। आज जो है वो कल नहीं होगा, तो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करें। आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए ताकि कल को कोई भी मुश्किल टाइम आए, अच्छा टाइम कोई भी गुजर जाए, तो आपके पास बैकअप हो। तो ये मेरा मैसेज है। अच्छा हसन, कन्वर्सेशन के आखिर में एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, वो हम आपके साथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू डिफाइन लाइफ? लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ, हेल्प एवरीवन। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस, मेरे ख्याल में सक्सेस जो है ना, सक्सेस इज़ अ करम, अल्लाह ताला का करम है। ये मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में एक बार फिर कहूँगा कि यार जो कामयाबी है ना, वो अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है। और ये करम कैसे हुआ आप पे? ये करम ऐसे होता कि जब आप दूसरे लोगों के रिस्क का वसीला बन जाएं, आप लोगों की मदद करें, आप लोगों से दुआएं लें। मेरी कामयाबी सिर्फ लोगों की दुआएं हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं पता, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे शेयर करूँगा। मुझे बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, ये उन दुआओं की वजह से ये सिला जो है ना वो मिल रहा है। माँ बाप भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स रहे हैं हमारे मेरे करियर में भी, उसमें जिनकी मुझे लगता कि मैंने कोई उनकी मदद नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि यार हज़रत ने हमारी बेलौस मदद की है। तो वो दुआओं की वजह से अल्लाह ताला आपको नमाज़ कामयाबी देता रहता है। अभी जो आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस सारे एक्सपोजर के साथ अगर आप वापस 20 साल के हो जाएं तो आप क्या करेंगे? फिर भी मैं HR ही बनना चाहूँगा। ओके। फिर भी मैं HR बनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता ये है कि 20 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी, और उसके अंदर भी अगर 20 साल मैं पहले चला जाऊँ तो मुझे लगता ये है कि मैं अपने स्किल्स पे और काम करूँगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर उस टाइम भी अपॉर्चुनिटी मिलती तो फिर मैं बिज़नेस भी कर सकता हूँ। यस। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़िंदगी में जो सबसे बेहतरीन नसीहत आपको, एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस मिला, वो क्या था? वो आप शेयर करें। वो मेरे फादर की तरफ से था। वो ये था कि एक टाइम आया अभी कोई 1-1.5 साल पहले, रिसेंट पास में, जब आप फेमस होते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हसद भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो एक टाइम आया तो मुझे बड़ा फील हुआ, लोग जो थे वो हसद करते थे, अभी भी थोड़े बहुत हैं। तो मेरे फादर ने मुझे ना एक नसीहत की जो कि बड़ी डिफरेंट थी, और उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम्हारे जो हासिदीन है ना, उनकी नमाज के बाद ना उनका नाम लेके उनके लिए दुआ करो। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या मतलब, मैं कैसे, मतलब एक आपसे लोग जेलसी फैक्टर है, और आपको पता चले कि यार ये बंदा आपके हक में नहीं है, और ये बंदा आप कैसे कह रहे हैं, तो फिर भी आप उनके लिए दुआ करें। मैंने कहा चलिए ठीक है। अब फादर ने कहा, फादर जो हैं उन्होंने कहा, तो मैंने उनके लिए दुआ करना शुरू कर दी। तो मैं हर नमाज के बाद नाम लेके उनके लिए दुआ करता हूँ, अभी भी दुआ करता हूँ उनका नाम लेके। बल्कि मैंने तो खाना काबा में जाके स्पेशली, ये मुझे मेरे फादर की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि उन सब का नाम लेके, जो तुम्हें लगता है और जो है भी एक्चुअल मार्केट में कि तुमसे प्रोफेशनल जेलसी है, उन सब के फॉरम्स के लिए और उन सब का नाम लेके दुआ करा। तो मैंने खाना काबा में जो भी हमारे जो लोग हैं, जो थोड़े बहुत हमारे इख्तिलाफात हैं, जो भी हैं, उन सब का नाम लेके मैंने किया, और अभी भी हर नमाज के बाद मैं उनका नाम लेके उनके लिए दुआ करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो फिर उस तरफ जाती है। वो लोग जो, अब मेरे फादर को जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कैसा फील हो रहा है तुम्हें? मैंने कहा शुरू में तो डिफ़िकल्ट होता था कि जब आप इसने, लेकिन अब ठीक है, अल्लाह का करम है। तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी उधर गई, तो फिर मेरे ताल्लुकात उनसे फिर ठीक होना शुरू हो गया। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा पीस ऑफ एडवाइस आपने शेयर किया। हसन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आप जो टेक टाइटन्स में काम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट का, वो तो अच्छा काम है ही, लेकिन आपकी आजिज़ी इंकसारी ने भी बहुत मुतासर किया, और ये भी मेरे ख्याल में सीखने की चीज़ है हमारे देखने सुनने वालों के लिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे लिव विद पर्पस। मैं हूँ राशिद महमूद। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी, और आइंदा कन्वर्सेशंस में आप किन मेहमानों को देखना चाहेंगे वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सजेशन हो
तो आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। इस कंटेंट को आप उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है और वो कुछ सीख सकते हैं इससे। उनके साथ इस कंटेंट को शेयर करें, कंटेंट को सपोर्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।